चलिए शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन सेशन की, जिसके अंदर आज हम बायोलॉजी का एक बड़ा ही शानदार चैप्टर जो है, एक बहुत बड़ा चैप्टर जो कि कोशिका, उसका आज अध्ययन शुरू करते हैं। ये चैप्टर लंबा होने वाला है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, 1 2 3 वीडियो हो सकती है इसकी, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर होता है कोशिका से संबंधित। तो कोशिका की अगर बात की जाए, सेल्स की अगर बात की जाए कि सेल क्या होती है, तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है उसे सेल कहते हैं। सबसे छोटा पदार्थ अगर बात की जाए कि सबसे छोटा शरीर का किस बेस पर इसको छोटा बोला जा रहा है, ये एक अंग नहीं है कोई छोटा। जैसे अगर बात की जाए, सबसे छोटा तो होता है परमाणु, उसके बाद अणु और पदार्थ बनता है। फिर परमाणु सबसे छोटा, उसके बाद परमाणु से मिलकर अणु बनता है और अणुओं से मिलकर पदार्थ बनता है। अब पदार्थ, कई पदार्थ सारे मिलकर एक कोशिका बनाते हैं। कोशिकाओं से उत्तक बनेगा, उत्तक से एक अंग बनता है और अंग तंत्र मिलकर फिर शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ तक कोई इकाई नहीं बनी है पदार्थ तक। कोशिका कई सारे पदार्थों मिलकर एक इकाई बनाते हैं, एक यूनिट, एक कार्य करने की एक प्रणाली विकसित कर लेते हैं जो खुद स्वतः कुछ कार्य करता है। क्रियात्मक कार्य करने वाली और संरचना प्रदान करने वाली एक छोटी इकाई होती है शरीर की, जिसे अपने सेल या कोशिका कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो वैज्ञानिक नाम इसका साइटो है, या साइटो बोला जाता है इसको, इसलिए साइटो से हो गया साइटोलॉजी। इसका जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। इसकी सर्वप्रथम खोज जो है, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सबसे पहले कोशिका की खोज की, लेकिन वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। पेड़ की छाल में उसने सबसे पहले कोशिका को देखा था, तो वो एक मृत कोशिका थी। इसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इसने जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज की। इस सब के बारे में अपने आपको मैं बता ही चुका हूँ। कुछ इस प्रकार दिखती है हमारी जो कोशिका है शरीर के अंदर। ये एक जंतु कोशिका का चित्र है, जिसके अंदर आप आगे हम अध्ययन करेंगे इसके विभिन्न पार्ट के। इसमें एक कोशिका झिल्ली होती है। झिल्ली का मतलब ये है कि एक जैसे एक पॉलीथीन होता है, एक बैग होता है जिसके अंदर सारा कुछ पैक किया हुआ है, ये झिल्ली है एक। इसके अंदर विभिन्न इसके पार्ट पैक है। जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करेंगे, लाइसोसोम है, रसधानी वोकल्स है, उसके बाद गोल्जी बॉडी तारक काय का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में प्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसका बोलते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। इसी अंतःप्रद्रव्य जालिका में ही राइबोसोम्स होते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। जीव द्रव्य भरा होता है, ये कोशिका जीव द्रव्य के कारण रहती है, पिछक न जाए इसके लिए इसके अंदर एक पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे जीव द्रव्य बोला जाता है। तो ये एक कोशिका, इन सबसे मिलकर एक कोशिका का निर्माण होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपने कोशिका का जो सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या कहता है। कोशिका का सिद्धांत है स्लाइडेन एवं सवान द्वारा दिया गया। दो वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेन एवं सवान, इनके द्वारा कोशिका का सिद्धांत दिया गया। ये सिद्धांत क्या कहता है कि संपूर्ण शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कि मानव का जो संपूर्ण शरीर है या किसी भी जंतु का पूरा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। सबसे छोटी इकाई है और उस इकाई में कार्य चलता है, एक यूनिट के रूप में कार्य होता है लास्ट तक, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन हो जाता है, विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है। जब कोशिका मर जाती है तो उसकी जगह नई कोशिकाओं का निर्माण अपने स्वतः ही हो जाता है। तो ये एक कोशिका का सिद्धांत है। अब कुछ अन्य जो फैक्ट है उन पर बात की जाए तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है, सबसे छोटी आज तक की कोशिका खोजी गई है वो है माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका होती है। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका अगर कहाँ होती है, सबसे बड़ी कोशिका तो वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में, सबसे बड़ी कोशिका। इसी प्रकार मानव में सबसे छोटी, मानव के अंदर, ये ओवरऑल सभी जंतुओं में देखी बता रहा था मैं। अभी अपने मानव के अंदर देखें कि मानव में सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी। तो मानव में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो शुक्राणु स्पर्म में होती है, स्पर्म की होती है। और सबसे बड़ी जो होती है वो अंडाणु। आपको पता है ओवम फीमेल में ओवम होते हैं, ओवम की सबसे बड़ी होती है मानव। इसके बाद सबसे लंबी देखी जाए तो वो होती है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका जो होती है, ठीक है।
न्यूरॉन जो दिमाग या मस्तिष्क ब्रेन वाली जो होती है वो होती है सबसे लंबी। इसके बाद है विभाजन रहित, जिसमें विभाजन नहीं होता, जिन कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। मानव में ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता, विभाजन रहित होती है, वो भी न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता, इसीलिए मस्तिष्क में जब चोट लग जाती है, दिमाग में जब कभी चोट लग जाती है तो उसमें विभाजन नहीं होता कोशिका के, इसलिए वो ठीक नहीं होती। फिर सबसे तेज विभाजन की बहुत ज्यादा घाव वगैरह कुछ लग भी जाए, टूट फूट भी जाए, तो सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा तेज विभाजन लीवर में होता है। अब कोशिका संगठन की बात की जाए कि एक कोशिका के अंदर संगठन के रूप में कौन कौन से पदार्थों का संगठन होता है, तो जल 70 से 90% तो एक कोशिका के अंदर जल ही होता है। प्रोटीन होती है 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3% और लिपिड होता है 2% और आयन 1%, इसमें आयन होता है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कोशिका के जो भाग है उनके बारे में बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेल, इनके बारे में पढ़ते हैं कि कोशिका के कितने पार्ट है। अपने फर्स्ट में मैंने आपको चित्र दिखाया था जिसमें अनेक सारे उसके पार्ट थे, तो अब उनको एक एक करके समझते हैं कि कौन से पार्ट का क्या कार्य है और इस प्रकार। तो सबसे जो पहला पार्ट है, आपको पता है कोशिका झिल्ली। झिल्ली यानी वो जो जिसमें सब पार्ट उसके पैक हैं, वो एक जो उसका थैला जो है वो उसको झिल्ली बोला जा रहा है। ये पादप और जंतु दोनों में होती है, प्रोटीन से बनी होती है और कोशिका के सभी अंग इसमें संरक्षित रहते हैं। सभी अंगों के ऊपर जो एक आवरण बना हुआ है उसको कोशिका झिल्ली बोला जा रहा है। दूसरा पार्ट की अगर बात की जाए, कोशिका भित्ति, ये सिर्फ ओनली प्लांट्स में, पादप जो होते हैं उनमें पाई जाती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल्यूलोज से बनी होती है, क्योंकि पादपों के लिए है, इसलिए सेल्यूलोज से बनी होती है। और ये जो है कोशिका भित्ति जो है, ये कोशिका को सुरक्षा और आकार दोनों प्रदान करती है। तीसरा अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये सबसे जरूरी पार्ट है कोशिका का। इसकी खोज अल्टमैन द्वारा की गई थी। अल्टमैन इसके खोज करता है। अब इसमें क्रेब्स चक्कर चलता है। आपको पता है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कोशिका के प्रत्येक अंग तक लेके जाता है। कोशिका के जिस अंग तक हीमोग्लोबिन लेके आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है कि क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने क्रेब्स चक्र की खोज की, इसलिए इस चक्र को क्रेब्स चक्र बोला जा रहा है। तो क्रेब्स चक्कर चलता है, वहां पर 38 एटीपी ऊर्जा बनती है उस श्वसन से, ऑक्सीजन जो आई है उससे 38 एटीपी ऊर्जा बनती है और उससे ग्लूकोज बनता है, और वो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संरक्षित रहती है। इसलिए इस पार्ट को, कोशिका के इस माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, या इसको शक्ति ग्रह, बिजली ग्रह, बिजली घर, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का पावर हाउस आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इसकी जो आंतरिक दीवार है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार है उसे क्रिस्टी कहा जाता है। इसमें उंगलीनुमा संरचना होती है छोटी छोटी, उनको क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, ये था माइटोकॉन्ड्रिया, इसका तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट की अगर बात की जाए तो इसमें गोल्जी बॉडी होता है। गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसलिए उनके नाम पर ही इसका, इस पार्ट का जो नाम है गोल्जी बॉडी रखा गया। अब ये ऊर्जा का परिवहन करता है। जैसे मैं अभी जीभ से बोल रहा हूँ, तो जीभ में मेरी कोशिका है, उनमें कितनी ऊर्जा होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी सुरक्षित ऊर्जा होगी, उनमें ऊर्जा, उन कोशिकाओं की ऊर्जा कभी न कभी खत्म होगी। आपको पता है कि बोलते रहने से, चलते रहने से, या मैं लगातार चल रहा हूँ तो मेरे पैरों में जो कोशिका है उनकी ऊर्जा खत्म होगी। तो शरीर के बाकी पार्ट में दूसरी जो कोशिकाएं हैं उनसे ऊर्जा का क्या होता है, परिवहन होता है, और वो किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी बॉडी, इस पार्ट के द्वारा ऊर्जा का परिवहन किया जाता है। इसलिए शरीर का कभी भी आप कोई काम करो तो एक पार्ट नहीं थकता, पूरा शरीर थक जाता है। कोई भी काम करो, चाहे वो हाथ से कर रहे हैं, चाहे जीभ से, जैसे बोलने का कार्य हो, चलने का कार्य हो, पैरों का कार्य हो, उससे पूरा शरीर थकान बनाता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से ऊर्जा जितनी होती है वो आ गई होती है। किसके द्वारा परिवहन हो जाता है उस ऊर्जा का? गोल्जी बॉडी द्वारा हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट है इसका रसदानी या वेकुल्स। इसमें जल संग्रहित रहता है। जल जो है वो संग्रहित रहता है। आपको पता है कि कोशिका में 70 से 90% जल होता है। तो इस जो पार्ट है इसमें सारे में जल, रसदानी में जल ही रहता है। आगे वाला जो पार्ट है वो है तारकाय, इसको सेंट्रोसोम बोला जाता है। इसकी खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक द्वारा
की गई थी। और इस तारककाय का मुख्य कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना, कोशिका विभाजन या कोशिका को पुनर्निर्माण करना। और ये जो पुनर्निर्माण है ये सबसे ज्यादा लीवर में होता है और सबसे कम ब्रेन में होता है। एक लिमिट से ज्यादा कोशिका विभाजन होने लग जाए तो इस स्थिति को कैंसर बोला जाता है। एक ज्यादा स्थिति में कोशिका का विभाजन हो, ज्यादा कोशिकाओं का निर्माण हो जाए तो वो कैंसर हो जाता है। लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है और ब्रेन में सबसे कम कोशिका का विभाजन होता है। सातवां अगर बात की जाए पार्ट इसका तो वो है अंतःप्रद्रवी जालिका, या इसको ER बोला जाता है। ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये कोशिका के पिलर्स होते हैं, कोशिका के बाहरी सतह पर उपस्थित। और ये पिलर्स किस लिए पिचके नहीं कोशिका, ये आंतरिक कंकाल का काम करते हैं और आंतरिक सहायता देते हैं। कोशिका को आंतरिक कंकाल या आंतरिक सहायता प्रदान करने के लिए उसमें अंतःप्रद्रवी का जालिका होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट में चित्र की सहायता से समझे तो एक वाला पार्ट स्मूथ होता है और दूसरा रफ पार्ट होता है, खुरदरा होता है, और एक स्मूथ पार्ट होता है। स्मूथ ER जो है, एंड स्मूथ वाला जो पार्ट है वहां पर वसा का निर्माण होता है, ठीक है। और रफ जो ER है, रफ जो ER पार्ट है इसमें प्रोटीन निर्माण होता है और इसमें राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो प्रोटीन का निर्माण इस रफ ER में होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब राइसोसोम के बारे में देखते हैं। राइसोसोम जो है इसकी खोज पलाडे नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, ठीक है। इसकी खोज करता है पलाडे और इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन का, अभी हमने ER में पढ़ा कि अंतःप्रद्रवी जालिका में राइबोसोम जो रफ जो ER है उसमें प्रोटीन का निर्माण करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री है ये। दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर दो टाइप के, ये एक पैमाना है, सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट इकाई है, इसको आकार मापने की इकाई है, आकार या साइज के आधार पर मापा गया है, जिसमें राइबोसोम दो प्रकार के पाए गए हैं, एक 70S और एक 80S, 18S एंड 70S, 80S और 70S। सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट की अगर बात की जाए तो एक नलिका में द्रव होता है, उसमें गिरा के देखा जाता है कि पहले कौन नीचे गिर रहा है, जो पहले नीचे गिरा इसका मतलब वो बड़ा है। तो 18 है इसमें और ये 70 है, तो इसी से पता चल रहा है कि ये बड़ा है। और ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और 70S जो टाइप है वो छोटा होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये राइबोसोम पाया जाता है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ये दो टाइप की कोशिका हैं, इनका अध्ययन आगे हम करेंगे। इससे पहले आप देखें केंद्रक के बारे में समझते हैं। केंद्रक जो होता है अंग्रेजी में इसको न्यूक्लियस बोलेंगे। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। केंद्रक कोशिका के केंद्र में स्थित होता है और पूरी कोशिका का क्या होता है, ब्रेन होता है। इसके अनुसार ही कोशिका में सारे अंग जो है काम करते हैं। कंट्रोलर है, पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है इसलिए, ठीक है। अब इस केंद्रक के इस न्यूक्लियस में, जैसे ये मान लो कोशिका है, ये इसका केंद्रक है N, न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं और DNA RNA होता है। क्रोमोसोम और DNA RNA जो कि अनुवांशिकता को प्रदर्शित करते हैं, अनुवांशिक गुणों का परिवहन करते हैं, ठीक है। तो वो इस केंद्रक में ही स्थित होते हैं। इसमें अगर इसमें बात की जाए इसके संगठन की तो इसमें 80% जल होता है इस न्यूक्लियस में और 10% इसमें DNA होता है, जिसमें अनुवांशिकता आगे बढ़ती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं। इसकी जो खोज है वो डी डुबे द्वारा की गई है, डी डुबे वैज्ञानिक द्वारा इसकी खोज की गई है। इसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं जो कोशिका में सफाई का काम करता है, कोशिका में सफाई करने का काम करता है, मृत कोशिकाओं को सड़ा गलाकर उनको साफ कर देता है उस जगह से, इसलिए ये जो है सफाई कर्मी कहलाता है। ये सुसाइड बैग भी कहलाता है, आत्मघाती थैली भी कहलाता है, क्योंकि कभी कभार ये खुद फट जाता है जिसकी वजह से वो कोशिका अपने आप
खत्म हो जाती है, इसलिए इसको सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। खुद फट जाता है इसलिए एटम बॉम्ब भी इसको कहा जाता है। आरबीसी आपको पता है ये क्या करता है कि सड़ी गली जो कोशिकाएं हैं उनको शरीर में सड़ने नहीं देता, इससे निकला हुआ जल अपघटक एंजाइम उसको नष्ट कर देता है एक तरीके से, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल आपको पता है कि 120 दिन का होता है, कि 120 दिन के बाद आरबीसी का जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन आरबीसी ऐसी कोशिका है जिसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो ये जो है ये कहाँ जाकर खत्म होती है, ये प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन में जाकर खत्म होती है, ठीक है। इसलिए आरबीसी की कब्र कहलाती है, तिल्ली या प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहा जाता है, ठीक है। होपफुली समझ में आया। अब आगे वाला पार्ट है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जिसको बोला जाता है, ये कलरलेस एक पदार्थ होता है जिसमें 80% तक क्या होता है, जल होता है। हमने पढ़ा कि कोशिका के अंदर जीव द्रव भरा होता है। जीव द्रव एक जलीय पदार्थ है जो इसका दो टाइप में बांटा जा सकता है। एक कोशिका द्रव्य जो पूरी कोशिका के अंदर भरा होता है बाहर, और दूसरा जो केंद्रक में भरा होता है वो भी जीव द्रव्य ही होता है। न्यूक्लो कोशिका में भरा उसको साइटोप्लाज्म, और जो केंद्रिका या केंद्र के अंदर न्यूक्लियस में भरा है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।